हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूँ माद लतीफ। और आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है ट्रुथ ऑफ कारगिल। कारगिल वार जो हुई थी, कौन से सन में हुई थी? वो थी 1999 में। ओके, तो ये वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव डिफेंस की जानब से। इनका चैनल है, डिफेंस उनको डिटेक्टिव। भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे भी चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक सो है। थोड़ा सा ओवरव्यू दें इस टॉपिक यार के। ओवरव्यू ये दे सकता हूँ कि हमें जो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एरियाज थे ना कारगिल वाले, आज़ाद कश्मीर के साथ वाले, जो जिन पे मतलब इंडिया ने कब्जा कर लिया था, हाँ, उनको वापस रीगेन करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक स्ट्रेटजी बनाई 1998 में स्टार्ट कर दी थी। साल पहले। हाँ, ठीक है। लेकिन इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया। इवन कि हमारे जो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनको भी सन 1999 में बताया गया, वो भी जनवरी के अंदर आ गया। ओहो, सही। तब उनको मतलब बताया गया कि हम ये कुछ तैयारियां कर रहे हैं, इतनी देर से प्लानिंग्स कर रहे हैं। और सुनने में आता है कि जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डीजी हैं, सॉरी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एमआई के, हाँ हाँ, उनके हेड को भी नहीं बताया गया था। मतलब कि इन्होंने जो प्लान किया था वो खुफिया किया था, बहुत खुफिया अपने था। प्रेसिडेंट को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। ये आर्मी के आपस में मतलब साल हो गए थे जी, प्लानिंग। आर्मी के बहुत डिपार्टमेंट्स है ना, आईएसआई सही होगी, हो गया। मिलिट्री ऑपरेशंस होगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी, बहुत सारे ऐसे। एजेंसीज जो ठीक है। वो कहते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का तो बहुत अंदर रोल होता है, ठीक है ना। हाँ। उनको भी इंगेज नहीं किया। जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, जो उन्होंने अपने मतलब मेन बंदों को सिर्फ इन्वॉल्व किया और कुछ अच्छा। एजेंसियों को इन्वॉल्व किया, अच्छा। और ये पूरा प्लान बनाया। सही हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी रिपोर्ट्स मिली कि भाई यहाँ पे कोई अजीब ट्रांसपोर्ट चल रही है, मतलब हाँ, और मतलब ये एक नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को बताया, उन्होंने उसमें मतलब बात को टाल दिया किस तरह। आई थिंक वो इसलिए नहीं मतलब लीक करना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये न्यूज़ पे आए, वो इंडिया किसी की सूरत न्यूज़ में पे, लीक नहीं और करना वो भी चाहते। मतलब अपने आप वो तैयारी कर लेंगे ना। और ये बहुत अपने मजे defense की के। स्टोरी है कि ये बात लीक हुई कैसे। ये बात लीक की, जो इंडिया में थे बकरियां चराने वाले नहीं होते, अच्छा। वो थे। लेकिन वो इंडिया की आर्मी के जैसे मतलब जासूस थोड़ी होता है ना, कि आपने अपना काम करना है लेकिन हमारे लिए भी काम करना है। हाँ, वो बंदे थे। ओके। उन्होंने कहा यार ये नए चेहरे हैं, या वो चौकियां क्यों लगा रहे हैं। मतलब ये लंबी स्टोरी है, आपको मतलब सुनाए तो ये तो बहुत आपको नहीं। ये भी सुनाएंगे भाई। तो ये भी सुनाएंगे वैसे। हाँ, तो वहां से वीडियो बात start लीक करें? हुई, और बस मैं कहता हूँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर आखिर में अपना ही राय देंगे, ठीक है। बस बगैर किसी वीडियो के का स्टार्ट एंड करें। देखना है। हाँ, ओके, हो गया। 3 2 1 स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। ओके। ट्रुथ ऑफ कारगिल वार। पाकिस्तानी भी- नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। सही। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी भाई है। हम तो मानेंगे सच को अगर मानना ही नहीं truth चाहते। हुआ तो सीरीज के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। पाकिस्तान के अपने जो लोग थे इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता।
लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाज़ा आपको करगिल जंग के इन POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी, उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के राष्ट्रीय उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी रिकैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी, और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था। पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है, क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं, गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है इसमें कि आप हमें एमुनिशन दें। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे, जो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था, और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000, ये नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फ़ौज की, अपने लोगों से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है, उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे।
ये वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। यह है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शायद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते, और दूसरी एक चीज बहुत आया हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं, और ये सोच ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही जुबानी अपनी नकारा फौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है। उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं यहाँ, तो ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में थे। वहां से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई, वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। और यह हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में हैं, आप बात कर रहे हैं,
पाकिस्तान में पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस है, नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते, तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया, नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अब अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना, तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा है। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना, और हुआ भी वही। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया, उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्ट्रोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ शेयर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल, बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वॉज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा हम आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तान जी हो गई है जी। तो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड हो गई है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर
एविडेंस प्रॉपर इन्होंने हमें प्रोवाइड किया, हम कुछ कह नहीं सकते जी। और इससे इनकार भी नहीं कर स्टार्ट सकते। में मैंने वो बात की, मैंने कोई और चैनल पे देखा था कि बात लीक कैसे हुई थी ना, मुझे ये सुनने में आया था कोई चरवाहों के जरिए लीक हुई थी जो इंडिया को इंटेलिजेंस को मिली। यहाँ पे बताया गया है कि वो फोन कॉल के थ्रू फोन का लीक था। हाँ, जो चाइना से बैठकर परवेज मुशर्रफ ने बात की थी अपने, इस चीज़ का मुझे नहीं पता था उस टाइम की चीज से। और बाकी यार दूसरी बात ये बाकी बहुत अजीब बात इन्होंने बताई है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी आर्मी तो भेजी वहाँ पे, प्रिपेयर्ड नहीं थे, हाँ कवर भी नहीं था, उनको पर्पस ही नहीं बताया, पर्पस ही नहीं पता है। मतलब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ किसी काम पे, ठीक है भाई हसन मेरे साथ चलो, तुमने आगे जाना और ये काम करना, लेकिन तुम्हें पर्पस नहीं बता रहा करना क्यों है, कैसे करना है। कोई मोटिवेशन होगी तो बंदा वो लड़ाई करे। ये बहुत अजीब बात मतलब सुनने में, और ये खुद पाकिस्तानी एंकर से नहीं बताई है, मैं तो इस पे मतलब। और अपने जवान को उधर जाके 2-3 दिन के लिए छोड़ देना, ये बात मैंने और चैनल्स पे भी देखी थी ये वाली ना, कि हमारी बाकी जो है ना सप्लाई बंद हो गई थी खाने की, क्योंकि रीज़न ये थे कि इन्होंने पहले सोचा था कम चौकियाँ बनानी, फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा चौकियाँ बना दी, तकरीबन 176 के करीब चौकियाँ बना दी, ठीक है। अब चौकियाँ जो इतनी ज़्यादा बनाई, हर चौकी पे 5 से 10 बंदे थे पाकिस्तान आर्मी के, तो वो सप्लाई लाइन जो है सिर्फ मेरे ख्याल कुछ चौकियों के लिए उन्होंने प्लान जो बनाया था वो कुछ के लिए था, जैसे सप्लाई जो है वो फूड की सप्लाई, बाकी आर्मी जो है वेपन्स की सप्लाई सब बहुत कम हो गई थी, और शॉर्टेज उन्होंने बताया डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, हफ्ता भी वो भूखे रहे वहाँ पे, मतलब जो प्लानिंग तो शुरू से पहले से चल रही थी ना सर, तो ये सीन वहाँ पे हो गए थे, और ये वाकई उन्होंने अंदर भी बताया, ये बात सच है। काफ़ी हार्श है, काफ़ी मतलब थोड़ा सा ना हार्ट रेंचिंग स्टोरी है कि आप लड़ाई कर रहे हो मगर आपको मोटिव नहीं पता, पर्पस नहीं पता आपकी आर्मी को। और बाकी मतलब ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने मैंने नीचे कमेंट्स में भी कहा है कि भाई आप मानते नहीं, हम मानते हैं भी, हम मान रहे हैं जो चीज़ है, वो पिछली वीडियोस पे जो हमने की मेजर गौरव आर्या की जो बात उनकी इफेक्ट थी हमने मानी है, जो हमें नहीं सही लगी हमने कहा यार ये बात हमें सही नहीं लगी, ये बात हम मानते हैं, एविडेंस के साथ बताया, लेकिन हम नहीं मानते सारे पाकिस्तानी को, बल्कि बताया कारगिल। दूसरी बात ये है कि इंडियन व्यूवर्स कह रहे हैं कि आप पैसे कमा रहे हो, आपको ये भी बता दें की तरह मांग रहे हो, ठीक है। आप हमारे जो है ना वीडियोस पे देख रहे हैं, एड्स ऑन नहीं किए हुए, हमारा चैनल मोनेटाइज्ड है इसका, मतलब पहले एड्स चलते थे आपने देखा होगा, इस वक्त एड्स नहीं चल रहे, हमने मोनेटाइजेशन ऑफ कर, हम आपसे इस वक्त कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे। अच्छा, अगर आपको कोई ऐड नजर आ जाए तो यूट्यूब की पिछले हफ्ते पॉलिसी नहीं आई है 2021 में कि आपका जो चैनल है अगर एलिजिबल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं भी है और आपने अगर एप्लीकेशन नहीं भी भरी और आपने खुद से भी डीमोनेटाइज किया हुआ है तो आपके वीडियोस पे एड्स जरूर नजर आएंगे। अच्छा, आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। अच्छा, ओके, लेकिन हमने ऑन नहीं किया, मतलब ये ऑन नहीं हमारी तरफ से। हाँ, सो अगर आपको आगे तो ये ना समझिएगा कि हमने तो मतलब लगाया है, तो ये हमारी तरफ से। बाकी ये जो फैक्ट्स हमने मतलब हम सुने हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को भी, उन्होंने सच बोला है, क्योंकि वीडियोस आई हुई है ना, बिल्कुल वगैरह की, तो हमें मानना पड़ रहा है। बल्कि हमने रिसर्च की है, उसमें साफ सुथरे अंदाज से इंडिया जीत गया था कारगिल में। हम नहीं कहते कि पाकिस्तान जीता था, इंडिया जीता था, और हमें इससे काफ़ी सबक सीखना चाहिए। हिस्ट्री में जो हुआ है हमारे साथ। तो बाकी हम तो हमेशा यही कहते हैं कि यार अमन मतलब होना चाहिए, दोनों कंट्रीज में कोई इस तरह की जो है ना हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन इश्यूज चल रहे हैं, बस वो नहीं, मुझे लगता है चलते ही रहना है, सियाचिन पे, कश्मीर पे, तो मतलब ये बेसिक रीज़न है ना हमारे वॉर की। अगर ये सोल पहले ही हो गए होते तो मेरा ख्याल था अभी ये सिचुएशंस ना होती। बेशक, और इसी बेस पे मैं यही कहूँगा कि यार ये वीडियोस देख के हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको भी मिलती है। आपका ये कहना है कि हम गधे हैं, हम रिसर्च नहीं करते, हम पढ़ते नहीं, भाई ये वीडियो का रिएक्शन देना, हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम इसलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, आपको भी मिले। सो ये कहने के साथ हम अगले टॉपिक पे इंशाल्लाह आपके साथ फिर आएंगे एक नए रिएक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।